बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतानी हथियार। जिंदगी की वो रात भी अजीब होती है जब बेतहाशा अंधेरों में भटकते हुए आगे बढ़ो तो अंधेरे महताब निगल चुके होते हैं। हमारे अतराफ अनगिनत सदाओं का एक ऐसा जंगल है जहां हम भटकते हैं, हर गुजरते लम्हे की आंख में खटकते हैं। राख होने वाली है, शाम होने वाली है। रोशनी में सायों का एक मेला सा था, मगर वो तन्हा थी। मौत की पनाहों से जिंदगी निकलती है, जुल्म करने वालों से जुल्म बर्दाश्त करने वालों तक एक ऐसी कहानी जिनकी हंसती बसती दुनिया में जहरीले लोगों ने ऐसा जहर फैलाया कि जिंदगी मिटती चली गई। सुबह का सूरज बुझता चला गया। दौलत की हवस में अंधे हो जाने वाले सफाक शिकारियों का भयानक खेल, एक अनोखी कशमकश का आगाज। मुसन्निफ अमजद रईस। क्रिस देर से अपने स्टूडियो में मसरूफ़े कार था। दफतन उसने महसूस किया कि वो वहां पर अकेला नहीं है। पहला ख्याल यह आया कि बेन बेदार हो गया है। क्रिस ने उकबी कमरे की तरफ हरकत की। बेन, उसने धीमी आवाज में पुकारते हुए कमरे का दरवाजा खोला। बेन बिस्तर पर पेट के बल दुनिया और माफिया से बेखबर सो रहा था। चंद सेकंड देखने के बाद वो सामने वाले कमरे की तरफ को पलटा और लाइट ऑफ कर दी। 20 सेकंड तक वो कान लगाकर सुनता रहा। कोई आवाज ना थी। वो दबे कदमों खिड़की पर गया और पर्दे से झांका। नीम तारीकी के सिवा कुछ भी ना था। लम्हा भर के लिए उसने खुद को अहमक महसूस किया और वापस स्टूडियो में आ गया। एन इस वक्त स्टूडियो के दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर क्रिस उछल पड़ा। कौन है? मैं हूं, एलेक्स, नुस्वानी आवाज आई। क्रिस ने दरवाजा खोला और चौंक उठा। एलेक्स के हाथ में स्याह रंग का ऑटोमेटिक पिस्टल नजर आ रहा था। तुम यहां क्या कर रही हो? और ये पिस्टल? क्रिस ने कहा। इस तरह आने पर माजरत ख्वाह हूं, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि फोन पर बात हो सके, एलेक्स ने कहा। कॉल यहाँ के रिहायशी हिस्से में सुनी जाती है। तुम अंदर आ जाओ। क्रिस एक तरफ को हट गया। एलेक्स ने अंदर आके दरवाजा बंद कर दिया। क्रिस ने इशारा किया कि वो सोफे पर बैठ जाए। अपनी कुर्सी उसने सोफे के बिल मुकाबिल कर ली। पिस्टल को देखकर क्रिस ने आंखों आंखों में सवाल किया। एलेक्स ने पिस्टल के करीब ही सोफे पर रख दिया। मैं बताती हूँ। क्या थोरा ने आज रात तुम्हें कॉल की थी? क्या उसने पूछा था कि तुम रात घर पर गुजारोगे या स्टूडियो में? एलेक्स ने कहा। मेरी प्राइवेट लाइन यहां पर है, क्रिस ने कहा। थोरा के टाउन से निकलते ही तुम्हारे खिलाफ किसी को हरकत में आना था। मैं गुज़िश्ता 3 घंटों से निगरानी कर रही हूं, एलेक्स ने कहा। तुमने क्या देखा? क्रिस ने पूछा। जब मैं इलाके में दाखिल हुई तो एक सफेद वैन मेरे करीब से गुजरी थी। वो मुखालिफ सिमत से आ रही थी। क्या यहाँ आसपास कोई सफेद वैन का मालिक है? एलेक्स ने पूछा। यहाँ तकरीबन 60 घर हैं। मेरा ख्याल है कि मैंने सफेद वैन यहाँ पर नहीं देखी, क्रिस ने सोचते हुए कहा। 15 मिनट बाद एक और गाड़ी उस तरफ से आई जहां से मैं निगरानी कर रही थी, सड़क की दूसरी जानिब, एलेक्स ने कहा। क्या उसने तुम्हें देखा? क्रिस ने पूछा। मैं नहीं समझती कि वो देख पाया होगा। हालांकि मेरी गाड़ी रोशन हो गई थी, ताहम मैंने खुद को छुपाने में सुस्ती नहीं दिखाई थी, एलेक्स ने तीखन से कहा। क्रिस ने उसकी आंखों में हकीकी खौफ के साए देखे। खौफ क्रिस के लिए और वो भी खतरे में थी। यहाँ सड़क एक तरफा है, हम ज्यादा सोच रहे हैं। तुमने खुद ही बताया था कि बराह रास्त हमला नहीं होगा और ये कि मार्जिन मिलेगा, डॉक्टर क्रिस ने कहा। हाँ, लेकिन ये विलियम ब्रेड के कोमा में जाने से पहले की बात है, एलेक्स ने वजाहत की। एलेक्स, अगर कोई मुझे मारने आया तो उसने तुम्हें देख लिया। उसे एहसास हुआ होगा कि खेल खराब हो रहा है, क्रिस ने कहा। एलेक्स कायल नजर ना आई। तुम्हारी शुरू से लेकर अब तक तमाम गुफ्तगू का हासिल ये है कि वो मुझे बराह रास्त हलाक नहीं करेंगे। तुम्हें आराम की जरूरत है। मेन हाउस में तुम्हारे लिए बिस्तर का बंदोबस्त करता हूँ, क्रिस ने कहा। अचानक एलेक्स का फोन बोल उठा। विल क्लेमर की कॉल थी। अंकल विल, एलेक्स ने कहा। एलेक्स सुनती रही और उसका चेहरा लटक गया। मुख्तसर गुफ्तगू के बाद उसने फोन को बंद कर दिया। क्या बात है? क्रिस ने सवाल किया। डॉक्टर्स का कहना है कि इख्तिताम करीब है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटे, एलेक्स ने कहा। तुम माँ के लिए जैक्सन जाओगी इस हालत में? क्या तुम समझती हो कि तुम इनको बचा लोगी, बजाय इसके कि तुम अपनी जिंदगी खतरे में डालोगी? क्रिस ने कहा। मेरे पास चॉइस नहीं है, वो मेरी माँ है। तुम्हारे पास यहाँ पर गन है? एलेक्स ने पूछा। क्रिस ने असबात में सर को हिला दिया। तुम बेन के साथ रहो, मैं कल राब्ता करूंगी, एलेक्स ने कहा। क्रिस के घर से निकलकर वो हाईवे 61 पर आ गई। डेज इन के पास से गुजरने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो ताकुब किया जा रहा है। उसने बगौर उकबी शीशे में ताकुब करने वाली हेडलाइट्स का जायजा लिया।
जिनकी ऊंचाई आम कार से कुछ बुलंद थी। यकीनन कोई पिकअप या वैन थी। एलेक्स धीरे धीरे से रफ्तार बढ़ाती चली गई। आगे वो सुपर वॉलमार्ट में चली गई। ताकुब करने वाला इसी रफ्तार से आ रहा था। एलेक्स ने देख लिया कि वो वही वैन थी। वो लाइसेंस प्लेट ना देख सकी। करोला का रुख हाईवे की तरफ ही था। क्या करना चाहिए वो सोच रही थी। वो पुलिस को कॉल करके अपनी शनाख्त बेनकाब नहीं करना चाहती थी। उसने अपना ग्लॉक निकालकर गोद में रख लिया और इंतजार करने लगी। गाड़ियां गुजरती रहीं लेकिन वैन नजर ना आई। आखिरकार उसने गाड़ी स्टार्ट की और हाईवे पर आ गई, लेकिन उसने रुख बदल दिया था। वो वापस जा रही थी। अभी वो 50 गज तक ही आगे गई थी कि उसके करीब मुखालिफ सिमत जाने वाली गाड़ी ने अचानक यू टर्न ले लिया। एलेक्स ने भी सुस्ती का मुजाहरा नहीं किया और सिमत बदलकर लिबर्टी रोड पर आ गई। वो बार बार उकबी आईने की तरफ नजर डाल रही थी और फिर उसे वैन नजर आ गई। एलेक्स आने वाले दाएं मोड़ पर चली गई। थोड़ी देर की आंख मचोली के बाद शकोशुबा दूर हो गया। वैन करोला के ताकुब में थी। एलेक्स गाड़ी को लॉन्ग ड्राइववे में ले गई जो एक मंजिला रेंज हाउस के साथ था। इंजन बंद करके वो गाड़ी से बाहर आ गई। वहां 2 सेडान पहले से खड़ी थी। खतरा था कि वहां के मकीन बेदार ना हो जाएं, लेकिन अंदरूनी जानिब से कोई रोशनी नमूदार ना हुई। एलेक्स की नजरें बाहर सड़क की तरफ थीं। उसने फिर वैन को गुजरते हुए देखा। धड़कनों में इस्तराब बढ़ गया था। कुछ वक्त गुजर गया। वैन की हेडलाइट्स दोबारा नजर ना आईं। एलेक्स की धड़कनें एतदाल पर आने लगीं। अचानक उसे ख्याल आया कि वो क्रिस से फासले पर है। इस यकीन के बाद वैन वाला क्रिस की तरफ जाएगा। एलेक्स ने सेलफोन निकाला और क्रिस से राब्ता करके सूरत हाल से आगाह कर दिया। गन कहाँ है? एलेक्स ने सवाल किया। मेरे पास। क्या मैं पुलिस को कॉल कर दूं? क्रिस ने पूछा। हाँ, तुम कह सकते हो कि कोई घर में दाखिल हुआ है, एलेक्स ने कहा। ओके, तुम क्या करोगी? क्रिस ने पूछा। वैन को देखूंगी, एलेक्स, क्रिस ने कहा। मैं बंद कर रही हूं। एलेक्स ने चाबियों के लिए जेब में हाथ डाला और उसके दिमाग की गहराई में सायरन बोल उठा। बजाय कुछ भी ना था, लेकिन खतरे का एहसास शदीद था। उसने बमुश्किल अपनी घबराहट पर काबू पाया। वो बेआवाज पार्किंग के कोने में चली गई। ग्लॉक हाथ में था। आंखें और समात खतरा तलाश कर रही थीं। समात सिर्फ एयर कंडीशन की मामूली सरसराहट उठा रही थी। मां खटके की आवाज सुनाई दी, जैसे पत्थर गिरता है। एलेक्स के आसाब तन गए। वो तारीकी में आवाज की सिमत घूर रही थी। पिस्टल का रुख भी पार्किंग के दाखिली रास्ते की सिमत में था। दफतन चुर्मी दस्ताने में मलफूफ हाथ ने उसका गला दबोच लिया। दूसरे हाथ ने ग्लॉक को दीवार से टकरा दिया। फाइट का आगाज हो गया। एलेक्स के बदन का हर एक रेशा लड़ाई में शरीक था। फौरन उसे एहसास हुआ कि उसकी जिद्दोजहद बेमायने है। हमलावर भारी भरकम और ताकतवर था। उसकी जसामत ने स्पॉटलाइट का रास्ता रोक लिया था। एलेक्स उसे देखने से कासिर रही। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन हलक से कोई आवाज बाहर ना आई। सोचो, तुम क्या कर सकती हो? हथियार क्या है तुम्हारे पास? एक आजाद हाथ। उसने अंदाजे से हमलावर के चेहरे पर पे दर पे घोंसे बरसाए। कोई असर ना हुआ। जालिम ने बचने की कोशिश तक नहीं की थी। वो एलेक्स को गला घोंट कर मारना चाहता था। हर एक सेकंड कीमती था। एलेक्स ने आजाद हाथ के नाखूनों से आंखों पर हमला किया। वैशी ने बाआसानी सर पीछे कर लिया। जंजीर की आवाज के साथ करीब ही कुत्ता उछलकर भौंकने लगा। मुश्ताल आवाज कुत्ते की जिसामत का पता दे रही थी। लम्हा भर के लिए एलेक्स के गले पर दबाव कम हुआ। बड़े से घुटने से के रान पर दबाव ने एलेक्स को दीवार से लगाया हुआ था। एलेक्स ने कुव्वत समेटी और एड़ी उकुब में साये की नाफ के नीचे मारी। घुर्राहट की आवाज आई और हलक पर गिरफ्त मजीद ढीली हो गई। इससे पहले कि वो मौके से फायदा उठाती, हमलावर का दस्ताने वाला हाथ दुगनी ताकत से हलक पर जम गया। जिस हाथ ने एलेक्स का हाथ काबू किया हुआ था, वो ग्लॉक की तरफ फिसलने लगा था। अगर गन हाथ से गई तो मौत यकीनी है, एलेक्स के जहन ने सरगोशी की। उम्मीदों मायूसी के आलम में उसने हाथ जेब में डाला और गाड़ी की चाबियां निकाली। ग्लॉक उसके हाथ से निकल रहा था। बेमहाबा उसने तवज्जो मरकूज करके चाबियों के साथ हाथ से आंखों में जरब लगाई। चाबियां नरम जगह पर लगी थीं। तकलीफदेह गुर्राहट बुलंद हुई और एलेक्स की उम्मीद ने जोर पकड़ा। वो झटका मारकर अलग हुई। एन इसी वक्त कारपोर्ट की लाइट ऑन हो गई। कुत्ता गोया जंजीर तोड़ने के चक्कर में था। उसकी खौफनाक आवाज भेड़िए के मानंद थी। हे मिस, तुम ठीक हो? एलेक्स के हुक्म में दरवाजा खुल गया था। सामने लंबा चौड़ा साया खड़ा था। ग्लॉक का रुख एलेक्स की तरफ था। मान उसने जाविया बदलकर रोशनी का बल्ब उड़ा दिया। वो इतना ही देख सकी थी कि बल्ब उड़ने से अंधेरा हो गया। दरवाजा खोलने वाले ने वार्निंग दी थी। एलेक्स ने पलटकर वार्निंग देने वाले को देखा। अंदरूनी जानिब से आने वाली रोशनी ने बाहर तारीकी को मामूली कम कर दिया था। रिहायशी ने ट्राउजर पहना था।
दाएं हाथ में शॉटगन और बाएं में ग्लॉक 23 था। एलेक्स समझ गई कि अजनबी हमलावर ने बल्ब क्यों उड़ाया था। उसका दायां हाथ अपने चेहरे की तरफ गया। खून था। क्या मुझे गोली लगी है? 2 गोलियां चली थीं। एलेक्स ने सवाल किया। कुत्ता मालिक को देखकर खामोश हो गया था। तुम ठीक हो? वो तुम पर गोली चलाने वाला था। मेरी वार्निंग और हथियारों को देखकर उसने बल्ब उड़ाया और दौड़ लगा दी, वो बोला। तुमने उसका चेहरा देखा था? एलेक्स ने उससे सवाल किया। नहीं मैम, उसने टी शर्ट और सर पर कुछ पहना हुआ था, वो बोला। एलेक्स ने गहरा सांस लेकर खुद को पुरसकून करने की कोशिश की। पुलिस को फोन किया था? एलेक्स ने पूछा। हाँ, वो आने वाले हैं, उसने जवाब दिया। वो तुमसे क्या चाहता था? एलेक्स ने अपना तारुफ कराते हुए कहा। जनाब, मेरे कागजात गाड़ी में हैं। क्या मैं देख सकता हूं? उसने पूछा। मैं लाती हूं। गाड़ी ड्राइववे में थी। उसने पर्स में से कागजात निकाले और वापस इसके पास गई। इसी वक्त स्क्वाड कार घर के बाहर आके रुकी। यहाँ, इधर। एलेक्स के मेजबान ने हाथ लहराकर इनको मुतवज्जा किया। इस असना में उसकी बीवी ने चेहरे का खून साफ करने के लिए एलेक्स को कागजी तौलिया दे दिया था। पुलिस अंदर आ गई। वो वहां पर FBI एजेंट को देखकर ताजुब में पड़ गए। एलेक्स ने तो कहानी बनानी थी। उसने मुमकिन वारदात को रेप का इकदाम करार दिया। साथ ही ऑर्डर जारी किया कि तिबी इमदाद के लिए पुलिस की गाड़ी मंगवाई जाए। ग्लॉक पर से फिंगरप्रिंट्स लेने की उसने मुखालिफत की और बताया कि मुलजिम ने दस्ताने पहने हुए थे। सवालात के जवाब देते हुए उसने कहा, वो अपने दोस्त डॉक्टर क्रिस शेफर्ड के घर में मुकीम है। जिंदगी बचाने के लिए एलेक्स ने अपने मोहसिन का तीसरी बार शुक्रिया अदा किया। फिर कार में बैठकर हाईवे 61 पर निकल गई। फोन निकालकर उसने डॉक्टर क्रिस का नंबर मिलाया, मुख्तसर अहवाल सुनाया। उसकी आवाज नॉर्मल नहीं थी। तुम कहाँ हो? रोड पर। चेहरे पर टांके लगेंगे, एलेक्स ने कहा। मैं मिसेस जॉनसन को कॉल करता हूँ कि बेन को संभाले। मुझे मेडिकल इमरजेंसी है, तुम मेरे क्लिनिक में पहुंचो, क्रिस ने कहा। गन साथ रखना, एलेक्स ने कहा। हाँ, मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, क्रिस ने कहा। एलेक्स सर्जिकल लाइट की रोशनी में चित लेटी हुई थी। डॉक्टर ने बाएं आंख के नीचे टांके लगा दिए थे। शुक्रिया क्रिस, वो उठते हुए बोली। वो कौन था? क्रिस ने पूछा। जिसने ग्रेस को मारा था। समझो मुझे भी हलाक कर दिया था। किस्मत अच्छी रही। सवाल यह है कि वो मेरे पीछे था या तुम्हारे, एलेक्स ने कहा। मुश्किल सवाल नहीं है, वो शुरू से ही तुम्हारी ताक में था, डॉक्टर ने कहा। कुछ पता नहीं। एक और काम कर दो, वो बोली। मेरे साथ डेज इन तक चलो, मुझे लाजमी अपना कंप्यूटर चाहिए, एलेक्स ने कहा। पहले वादा करो कि रात तुम मेरे घर पर गुजारोगी, क्रिस ने कहा। एलेक्स ने हिचकिचाते हुए हामी भर ली। बादजा सेलफोन निकालकर विल क्लेमर को सूरत हाल से आगाह किया। क्लेमर ने वाज़ेह हिदायत जारी की कि एलेक्स को नॉटेजेस में ही रुकना चाहिए। डेज इन की पार्किंग लॉट में खामोशी थी। एलेक्स अपनी क्रोला और क्रिस पिकअप ट्रक पर था। आशारिया 38 उसके हाथ में था। मैं मशकूर हूं, एलेक्स ने चाबी उसके हवाले की। कमरा नंबर 125, लॉक खोलकर हैंडल घुमाना, मगर तुम अंदर नहीं जाओगे। मैं ऐन तुम्हारे हुक्म में होंगी और अंदर जाऊंगी, एलेक्स ने कहा। क्रिस ने गैर यकीनी नजरों से उसे देखा। मजाक कर रही हो? क्रिस बोला। नहीं, संजीदा हूं, एलेक्स ने कहा। क्रिस ने कमरे में तक पहुंचकर चाबी लॉक में लगाकर घुमाई। क्लिक की आवाज सुनते ही एलेक्स दरवाजा धकेल कर हवा के झोंके के मानंद अंदर दाखिल हुई। ग्लॉक हाथ में था। वो पूरी तरह चौकस थी। गन वाला हाथ दाएं बाएं हरकत कर रहा था। क्लियर, वो बोली और बाथरूम की तरफ हरकत की। दफतन उसने खफीफ सी आवाज सुनी और साकित हो गई। क्रिस को पीछे रहने का इशारा किया। वो बेड के पीछे चला गया। फेडरल एजेंट, हथियार फेंककर हाथ उठाओ और बाहर आ जाओ, उसने वार्निंग दी। कुछ भी नहीं हुआ। 5 सेकंड बाद फिर आवाज आई। यूं लगा कि बाथटब के साथ पर्दे की ससराहट हो। एलेक्स ने लात मार के दरवाजा खोल दिया। बात खाली था। ससराहट की आवाज फिर आई। उसने चौंक कर नीचे देखा और घबराकर पीछे की जानिब उछली। चमकदार रंगीला सांप फर्श पर बल खा रहा था। क्रिस, एलेक्स ने आहिस्ता से डॉक्टर को आवाज दी। क्रिस ने उसे बाथरूम के दरवाजे से हटाया और अंदर निगाह मारी। ओ नो, ये कोरल स्नेक है, अमेरिका का मौलिक तरीन सांप। तुम्हें यकीन है? एलेक्स ने कहा। हाँ, इसके जिस्म पर सुर्ख और जर्द रंग के दायरे हैं। इसका न्यूरोटॉक्सिक जहर कोबरा के मानंद होता है। इस पर नजर रखना। मैं किचन से आता हूँ, क्रिस ने कहा। वो किचन में चला गया। वहां एक छोटी बाल्टी नजर आई। क्रिस ने उसे पानी से भर लिया और वापस आया। सांप बाथरूम के दरवाजे के करीब ही रेंग रहा था। क्रिस ने आगे झुककर बाल्टी दोनों हाथों में पकड़कर एहतियात के साथ 6 इंच ऊपर से सांप पर गिरा दी। पानी छलका था, लेकिन सांप वजन के नीचे कुलबुलाया। क्रिस ने फिर दोनों हाथों से उठाकर बाल्टी जख्मी सांप पर गिराई। कुछ देर तड़पकर मोजी साकित हो गया।
ताहम क्रिस ने आखिरी बार फिर इसके सर पर बाल्टी गिराई और हाथ झाड़कर पीछे हट गया। क्या वो मर गया? एलेक्स ने इस्तफसार किया। बिलाशुबा। एलेक्स ने कंप्यूटर और चंद अशिया समेटी और क्रिस के साथ निकल गई। गाड़ी के करीब उसने सवाल किया, क्या ये मकामी था? मेरा मतलब है कि मिसिसिपी में पाया जाता है, एलेक्स ने पूछा। मिसिसिपी तक तो दुरुस्त है, लेकिन यहाँ इस इलाके में नहीं। तुम्हें 2 घंटे की ड्राइव करके उसके इलाके में जाना पड़ेगा, क्रिस ने बताया। इसका मतलब ये हुआ कि? एलेक्स ने कहा। हाँ, मतलब ये कि किसी ने उसको तुम्हारे कमरे में छोड़ा था। अब तुम समझी? क्रिस ने कहा। क्या? एलेक्स बोली। यही कि वो जो भी था, या मेरे नहीं बल्कि तुम्हें खत्म करने आया था, क्रिस बोला। ट्रेवर की सफेद वैन घनी झाड़ियों में रोपोश कच्ची राह गुजर पर आगे बढ़ रही थी। ये इसका चौथा रूट था और इस मरतबा वो कामयाब रहा। उसे जमीन का ऐसा टुकड़ा दरकार था जो दरिया में जाते हुए कम से कम 10 फीट तक वैन का बोझ बर्दाश्त कर सके। इसका मकसद वैन को डुबोना था, बाकी काम दरिया के उतार चढ़ाव ने करना था। सुबह तक वैन दरिया के चढ़ते उतरते बहाव के साथ गायब हो जाती। रास्ता चट्टानी किनारे पर खत्म हो रहा था, नीचे दरिया बह रहा था। ट्रेवर ने कुछ फासले पर वैन रोकी और हेडलाइट खुली छोड़कर उतर गया। वो फ्लैशलाइट लेना नहीं भूला था। आगे जाकर किनारे से रोशनी इसने नीचे डाली। दरिया से वो 15 फीट ऊपर खड़ा था। उसने अंदाजा लगाया कि वैन दरिया के साथ भी ना गई तो वो वहां से देखने पर नजर नहीं आएगी। मजीद ये कि मकाम भी मौजूद था। वो वापस आया। वैन का उकबी दरवाजा ऊपर उठाकर एल्युमिनियम का रैंप नीचे किया। उकब से होंडा मोटरसाइकिल बाहर निकाली। मोटरसाइकिल 5 साल से उसके पास थी। डुफल बैग भी ले लिया। फिर दोबारा वैन की ड्राइविंग सीट पर आया। फर्स्ट गियर लगाकर वैन आगे बढ़ा दी। किनारे से 10 फीट परे ही दरवाजा खोलकर वो बाहर लुढ़क गया। वैन को नीचे गिरता देखा। मोटरसाइकिल तक आया, बैठकर किक मारी और चटानी कक्कर तक आया। उतरकर फ्लैशलाइट से नीचे का जायजा लिया। मुतमईन होकर मोटरसाइकिल पर वहां से रवाना हो गया। खून आलूद शर्ट भी उसने साथ ही फेंक दी थी। डुफल बैग के साथ उसने जैकेट भी निकाली थी जो बालाई बदन पर थी। औरत ने किसी कुन चीज से गले पर वार किया था। अगर चाकू होता तो नतीजा कुछ भी निकल सकता था। उसका दिल कह रहा था कि नॉटेजेस में ठहरकर जो काम शुरू किया था उसे खत्म करे, लेकिन दीगर अहम मसले भी सामने थे। मसलन वकील एंड्रयू। उसे यकीन था कि एंड्रयू ने झूठ बोला था। उसने अपने बुलंद होते गुस्से की लहर को दबाया और तवज्जो बचाव की तरफ कर दी। उसे शुरू से पता था कि एक दिन ऐसा होगा। वो दिन आ गया था। वो उसके लिए तैयार था। उसका रुख तजर्बा की सिमत में था। 35 मील का सफर था। वहीं आराम से वो आगे की मंसूबाबंदी करेगा। क्रिस ने सेंट कैथराइन का सुबह का राउंड मुकम्मल किया। आखिरी मरीज देखकर उसने पहली मंजिल की सीढ़ियां पकड़ी। रुख आईसीयू की जानिब था। वहां उसकी मुठभेड़ डॉक्टर माइकल कॉफमैन से हुई। कॉफमैन थोड़ा का गायनाकोलॉजिस्ट था। क्रिस ने खून का नमूना कॉफमैन को ही दिया था। हाय हेलो के बाद कॉफमैन ने कहा, मैंने नमूने का तज्जिया किया है। अजीब बात है, कॉफमैन ने कहा। कैसी अजीब बात? क्रिस ने सवाल किया। प्रोजेस्टेरोन की सतह बढ़ी हुई है जबकि वो हामिला होना चाहती है, कॉफमैन ने कहा। हाँ, लेकिन हाई लेवल से क्या मुराद है? क्रिस ने पूछा। वो माने हमल की गोलियां इस्तेमाल कर रही है, कॉफमैन ने जवाब दिया। क्रिस की कनपटियां लाल हो गईं। इसके अलावा कॉफमैन भी जान गया था कि थोड़ा हमल के लिए संजीदा नहीं है। कॉफमैन ने शर्मिंदगी महसूस की। दोनों मजीद बात किए बगैर अलग हो गए। क्रिस को थोड़ा की बातें याद आ रही थी और उसकी वाले हाना चाहत। वो अदाकारी कर रही थी। मसनूई चाहत और इख्तिलात महज अफेयर छुपाने के लिए था। क्रिस ख्यालात में डूबा आईसीयू में चला गया। वहां उसकी मुलाकात टॉम केज से हुई। चंद बातें करने के बाद वो अपने कमरे की तरफ गया। तभी उसकी नजर नर्सिंग स्टेशन की तरफ उड़ गई। वहां शेन लेन सिंह खड़ा था। अच्छा हुआ यहीं मिल गया, क्रिस बड़बड़ाया, जबकि ग्रीनवुड 4 घंटे के फासले पर था। क्रिस ने रुख बदला और कॉरिडोर में आगे बढ़ता चला गया। इख्तिताम पर वो मुड़ा और दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। वो इंतजार कर रहा था। चंद मिनट बाद लेन सिंह नमूदार हुआ। क्रिस दीवार छोड़कर एन उसके रास्ते में खड़ा हो गया। उसने बराह रास्त अपनी बीवी के साथ उसके रिश्ते के बारे में खुला सवाल किया। लेन सिंह सटपटाकर पलकें झपकाने लगा। कैसी बातें कर रहे हो? वो बोला। सच बको, जल्दी करो, क्रिस ने कहा। शेन लेन सिंह ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। वो एक तरफ होके निकलना चाह रहा था। क्रिस ने उसे बाजू से पकड़कर दीवार से लगा दिया। भागने की कोशिश मत करो, यू सन ऑफ, क्रिस ने कहा। लेन सिंह दंग रह गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? वो बोला। मेरा बेटा दरमियान में है। मैं जानता हूं कि तुम्हें इसकी और ना ही थोड़ा की परवाह है। ये तुम्हारा पेशा है, मशगला है।
तुम्हें अगर परवाह है तो सिर्फ दौलत की, क्रिस ने कहा। लेन सिंह ने मासूमियत की नकाब हटाई। उसका घूंसा पहलू से बुलंद हुआ। क्रिस बॉक्सर नहीं था, लेकिन कॉलेज में रेसलिंग किया करता था। उसे खुद को पीछे हटाते हुए लेन सिंह की घूंसे वाली कलाई दबोच कर झटका दिया। वो अपने ही मोमेंटम के साथ जमीन बोस हो गया। क्रिस ने उसे पलटी देकर पेट के बल लिटाया और घुटना पुष्ट में घुसा दिया। एक हाथ उसकी पीठ पर मोड़ दिया। लेन सिंह अजियत से बिलबिलाया। दो नर्सेज मोड़ काटकर हक्का बक्का थम गई। निकल जाओ, जाओ यहां से, क्रिस चिल्लाया। दोनों हॉल की जानिब गईं, लेकिन आंखें हैरानकुन मंजर पर ही लगी थीं। गुज़िश्ता रात मेरा एक दोस्त मरते मरते बचा है। मामला सिर्फ तुम्हारा और थोड़ा का नहीं रहा। क्रिस ने उसका बाजू मजीद मोड़ा और वो चीख उठा। अब तुम 1 साल तक ऑपरेशन करने के काबिल नहीं रहोगे। क्रिस ने उसे छोड़ दिया। अगर बेगुनाह हो तो पुलिस को कॉल करो और मुझ पर चार्ज लगाओ। मैं अपने दफ्तर में मुंतजिर हूं, क्रिस ने कहा। अपने ऑफिस में आकर क्रिस ने असिस्टेंट जेन को बुलाकर कहा कि न्यूयॉर्क में डॉक्टर पीटर कॉनली से बात कराएं। चंद मिनट बाद उसे मालूम हुआ कि डॉक्टर कॉनली लेक्चर दे रहा है। फोन नर्स के पास है जो वॉइस मैसेज वसूल करने की मजाज है। डॉक्टर क्रिस ने तारुफ करा के पैगाम रवाना किया। दोस्त, मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा मुमकिन है कि किसी तरीके से इंसान को कैंसर का मरीज बना दिया जाए। मैं ब्लड कैंसर की बात कर रहा हूं, और ऐसा इस तरह किया जाए कि पैथोलॉजिस्ट ट्रेस ना कर सके। जब तशखीस हो तो 18 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर मरीज जिंदगी हार जाए। मैं जानता हूं कि तुम मसरूफ हो। ममनून होऊंगा अगर मौका मिलते ही जवाब दे सको। शुक्रिया, क्रिस ने कहा। बादअज़ा क्रिस ने जेन को बुलाकर कहा, कॉनली जिस वक्त भी कॉल करे खबर देना। मत सोचना कि मैं क्या कर रहा हूं, ओके? क्रिस ने कहा। यस सर, वो बोली। शुक्रिया, क्रिस ने कहा। एलेक्स यकलख नींद से बेदार होकर उठी। ग्लॉक हाथ में था। सूरज बुलंद होने लगा था। यह समझने में उसे कई सेकंड लगे कि वो कहां पर है। वो क्रिस के घर में मेहमान खाने में थी। अचानक बैग में से सेलफोन ने उसे पुकारा। वो परेशान हो गई। बैग में उसका ऑफिशियल फोन था। उसका जाती फोन साइड टेबल पर खामोश पड़ा था। रात के वाकयात याद आए। ओ गॉड, उसने सिसकी ली। नॉटेजेस पुलिस को उसने अपना पूरा नाम बताया था। उसे फोन निकाला। कोई चॉइस नहीं थी। वो मैसेज विंडो में नामालूम कॉलर को घूरती रही। कॉल लेने के बाद उसे वॉइस मेल पर मुंतकिल कर दिया। उसने 1 मिनट इंतजार किया। गहरी सांस ली और वॉइस मेल को डायल किया। एजेंट मोर्स, मैं वॉशिंगटन से एसोसिएट डिप्टी डायरेक्टर मार्क डॉटसन बात कर रहा हूँ। आशना आवाज सुनाई दी। एलेक्स के सीने में ऐंठन होने लगी। मैं मुतला कर रहा हूँ कि जैक्सन मिसिसिपी से तुम्हें लेने के लिए ब्यूरो ने जेट तैयारा रवाना कर दिया है। पेशावराना जिम्मेदारी के सिलसिले में यहाँ तुम्हारा इंटरव्यू है। आवाज आई। एलेक्स का ब्लड प्रेशर गिरता चला गया। अगर तुम जैक्सन में नहीं हो तो मुझे कॉल बैक करो ताकि मैं रूट तब्दील करवा दूं। ताखीर मत करना। यह कहना इजाफी होगा कि हालात तुमने खुद खराब किए हैं। और पैगाम मुकम्मल हो गया था। लानत है, वो बड़बड़ाई। अगर वो जेट रवाना कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि वो सब कुछ जानते हैं। रात वाले हमले से भी बाखबर हैं। यकीनन सफेद वैन की तलाश जारी होगी। अगर वो कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड है तो। स्टूपिड, उसने आंसुओं को रोका और डिप्टी डायरेक्टर का नंबर मिलाया। नाम बताने पर उसका राब्ता फौरी तौर पर करा दिया गया। स्पेशल एजेंट मोर्स, कहा गया। यस सर, वो बोली। तुम इस वक्त कहाँ हो? आवाज आई। नॉटेजेस मिसिसिपी, एलेक्स ने कहा। वक्फे के बाद फिर आवाज आई। वहां एयरपोर्ट है, 30 मिनट में तैयार होकर पहुंचो। आवाज आई। यस सर, क्या मैं कुछ मालूम कर सकती हूँ? एलेक्स ने कहा। नहीं, बोला गया। ओके सर, एलेक्स ने कहा। नेवल बायर्ड मैरियट होटल के कमरे की खिड़की के साथ लगा हुआ था। सड़क के दूसरी जानिब एम साउथ टावर था, जिसकी 16वीं मंजिल पर वकील एंड्रयू रेस्ट का ऑफिस था। बायर्ड मैरियट में ट्रेवर की हिदायत के मुताबिक अपना काम सर अंजाम दे रहा था। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। हाईटेक सिक्योरिटी में इसकी महारत बेमिसाल थी। माजी में कई मरतबा ट्रेवर ने उसकी खिदमात हासिल की थी। इस मरतबा मामला मुख्तलिफ था और बायर्ड ने मुआवजा भी दुगना कर दिया था। वकील का शुमार शहर के 5 चोटी के वकला में था जो तलाक के केसेस में महारत रखते थे। बायर्ड की गोद में जो डिवाइस रखी थी उसमें एक जॉय स्टिक लगी थी, जिसे बायर्ड नजाकत से हरकत देते हुए लेजर बीम को वकील के ऑफिस की खिड़की पर मरकूज कर चुका था। डिजिटल वीडियो, ऑप्टिकल स्कोप और लेजर के सहारे वो मतलब की मालूमात इकट्ठी कर चुका था। ऑफिस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी ट्रैक हो रही थी। कंप्यूटर, कीबोर्ड और मॉनिटर भी वो जान चुका था। वो खुद ट्रेवर की तरफ से ज्यादा मोहतात था और उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करना चाहता था। एलेक्स वक्त पर एयरपोर्ट पर पहुंच गई। उसे खदशा था कि उसका हथियार ले लिया जाएगा, तहम ऐसा ना हुआ।
ना उसके साथ ज्यादा बात की गई। जेट में अपनी नशिश संभालने के कुछ देर बाद एलेक्स ने अपना प्राइवेट फोन निकाला, वॉइस मेल चेक की, वॉल्यूम इंतहाई कम कर दिया। विल क्लेमर का पैगाम सुनकर फोन बंद कर दिया। उसने लेंसिंग के बारे में बताया था, लेकिन पैगाम अधूरा था। उसे अपनी बहन का ख्याल आया, वॉशिंगटन में क्या होने वाला था। कतई नजर इसके कि एलेक्स को हर सूरत में बहन का बदला लेना था। उसने फोन उठा के टेक्स्ट मोड पर किया और मुख्तसर पैगाम रवाना कर दिया। एंड्रयू के दिल की धड़कन बिगड़ गई। वो सेल फोन पर टेक्स्ट मैसेज को तक रहा था। जो किया है उसकी तुम्हें कीमत अदा करनी ही पड़ेगी। अगर इसमें वक्त लगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेस के लिए, मिसेस ब्रॉड और दूसरों के लिए मुझे अपनी परवाह नहीं है। कोई मुझे रोक नहीं सकता। पैगाम भेजने वाले का कोई नंबर नहीं था, इससे फर्क भी नहीं पड़ता था। वो जानता था कि पैगाम किसने भेजा था, वही FBI एजेंट। फौरी ख्याल यही आया कि ग्लाइकॉन यानी एल्डन ट्रेवर तक खबर पहुंचाई जाए। ताहम उसने ये ख्याल मुस्तरद कर दिया। ग्लाइकॉन पहले ही एजेंट से बिदका हुआ था। ये नया पैगाम जल्दी पर तेल का काम कर देता। वो मुझे मुश्ताल करने की कोशिश कर रही है, एंड्रयू ने सोचा। वो उसे घोंसले से बाहर लाना चाहती थी। वो उसे गलती करने पर उकसा रही थी। क्या FBI उसके साथ है या फिर वो तन्हा है? दिमाग को ठंडा रखो, वो बड़बड़ाया। उसे फोन उठाकर एक निजी सुरागसा इदारे का नंबर मिला दिया। क्रिस क्लिनिक में था जब उसे डॉक्टर कॉनली की कॉल की इत्तला मिली। उसने बिला तौकफ कॉल अटेंड की। दोनों के दरमियान कैंसर के मज़कूरा नुक्ते पर खासी बात हुई। तमाम टेक्निकल नुकात थे। ये गुफ्तगू रेट्रो वायरस की तरफ चली गई। डॉक्टर कॉनली ने कहा कि ऐसा मुमकिन है, लेकिन ऐसे केस दीगर उमूर के साथ मशरूत होते हैं। साथ ही उसने क्रिस को 2 नाम बताए कि वो इन डॉक्टर से मजीद मालूमात हासिल कर सकता है। एक नाम अजीत चंद्रा शेखर का था। कॉनली के मुताबिक अजीत ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में टॉप का वायरोलॉजिस्ट था और दूसरा नाम उसने एल्डन ट्रेवर का बताया था। दोनों नाम यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर से जुड़े हुए थे। एलेक्स डेस्क की दूसरी जानिब FBI की डिप्टी डायरेक्टर के सामने बैठी थी। मार्क डॉटसन ने काफी अरसे पहले ही अपनी अदावत जाहिर कर दी थी। उसकी फैमिली सियासत में भी थी। डॉटसन का खासा असर रसूख था। एलेक्स बेखबर थी कि आखिर डिप्टी डायरेक्टर को उसके साथ दुश्मनी क्या है। डॉटसन को मौका नहीं मिला था, वरना वो अब तक एलेक्स को फारिग कर चुका होता। मेरा ख्याल है कि हवाई सफर अच्छा रहा, उसने एलेक्स को घूरते हुए कहा। हम क्या खेल रहे हैं? मैं थकी हुई हूं। एलेक्स की आवाज में उकताहट थी। डॉटसन की पेशानी पर बल पड़ गए। वो आगे झुककर उखड़ी हुई आवाज में बोला, एजेंट मोर्स, कल सुबह 9 बजे पेशावराना जिम्मेदारी के ऑफिस में 3 नुमाइंदों से मिलना है। इंटरव्यू से पहले तुम्हारा ड्रग टेस्ट होगा। टेस्ट में फेल होने के नतीजे में तुम्हें बेवरों से फारिग कर दिया जाएगा। टेस्ट पास हो गई तो इंटरव्यू में सवालात के सच्चे जवाब देना होंगे। ऐसी सूरत में भी तुम्हारा बचना मुहाल है। समझ गई? डॉटसन ने कहा। एलेक्स ने असबात में सर हिलाने पर इक्तफा किया। डॉटसन को इस बेहतनाई की तवक्का नहीं थी। वो कदरे भिन्न आ गया। तुम क्या समझ रही हो कि ये आम सा मामला है? तुम पहले कई कवानीन तोड़ चुकी हो। कुछ कहना है? डॉटसन ने कहा। एलेक्स ने नफी में गर्दन हिला दी। तुम्हारी खामोशी का कोई खास मकसद? डॉटसन ने आंखें सुकेड़ी। शायद तुम ये बावर कर रही हो कि तुम्हें कोई परवाह नहीं है। कल पता चल जाएगा, डॉटसन ने कहा। कुछ और कहना है? यह बात खत्म हो गई। एलेक्स ने अपने नाखून देखे। रात हमले में कशमकश के दौरान में 2 नाखून टूट गए थे। डॉटसन ने अपनी नशिश से टेक लगा ली। अभी तो बात शुरू हुई है। एल्डन ट्रेवर एक दरख्त के नीचे बैठा था। दूसरे दरख्त के साथ उसकी बाइक खड़ी थी। डफिल बैग उसके करीब रखा था। वो 18 घंटे से चकामोगा के जंगल में था। वहां से 40 मील दूर नॉटेजेस की पुलिस वैन सफेद वैन के लिए इलाके को छान रही थी। उसका ध्यान एलेक्स मोर्स की जानिब था। वो फितरतन शिकारी थी और अब ट्रेवर को शिकार करना चाहती थी, जबकि ट्रेवर कोई लुकमा तर नहीं था। वो खुद शिकारी था। सेलफोन की आवाज जंगल में अजनबी सी मालूम हुई। 3 बार बजने के बाद ट्रेवर ने जवाब दिया। बायर्ड की कॉल थी। काम हो गया है। बायर्ड ने डच साइट के बारे में बताया। बोलते रहो, ट्रेवर ने कहा। एंड्रयू डच साइट पर गया था। मेरा अंदाजा है कि वो प्रोटोकॉल के मुताबिक लॉग ऑन हुआ था। उसे कल भी जाना चाहिए। अगर नहीं गया तो सूरत हाल बेकाबू हो जाएगी, बायर्ड ने बताया। वेरी गुड, जब तुम्हें यकीन हो जाए तो मुझे कॉल करना, ट्रेवर ने कहा। और कुछ? बायर्ड ने सवाल किया। नहीं, और राब्ता मुनक़ता हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।